हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में जो आपने देखा उसमें मैंने आपको सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन दिया था और मैंने आपको ये बताया था कि एसिड और बेसिस डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में क्या होते हैं। आज मैं आपको कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा आगे ले चलते हुए पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एसिड और बेस समझने के लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपको पहले समझने पड़ेंगे। तो जो सबसे पहले समझना है टॉपिक वो है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स। जो आपको टॉपिक समझना होगा एसिड और बेस समझने के लिए वो ये है इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। कोई भी सब्सटेंस जब आप उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएं और उसका एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे तो वो पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड आपका इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कॉमन सॉल्ट NaCl सोडियम क्लोराइड को जब आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या देखेंगे आप कि ये अपने कंस्टिट्यूएंट में डिसोशिएट हो जाता है। NaCl को वाटर में डिसॉल्व करने पर ये अपने कंस्टिट्यूएंट्स में डिसोशिएट हो जाता है, जिसमें आपका सोडियम आयन और क्लोराइड आयंस अलग हो जाते हैं। अब अगर हम इस एक्वस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएं तो क्या देखते हैं हम, करंट फ्लो होता है। इसलिए NaCl जो जिसका एक्वस सॉल्यूशन करंट पास कर रहा है ये एक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर हम कुछ और देर तक इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएं तो हम क्या पाते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इन पर्टिकुलर सब्सटेंस को पूरी तरह से डिकम्पोज कर देती है और आपको क्या मिलेगा डिकम्पोज होने पर 2Na प्लस Cl2, 2Na प्लस Cl2। और यही एग्जाम्पल अगर आप एसिड के रेफरेंस में समझना चाहें तो आप क्या देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम टेकअप कर लेते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और अगर हम इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएं, एक्वस सॉल्यूशन बनाएं तो एक्वस सॉल्यूशन में ये अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस H प्लस और Cl माइनस आयन में टूट जाएगा। अगर आप इस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं या इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मिलेगा, मींस इसका सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को कुछ देर और पास करा दें, इलेक्ट्रिसिटी को कुछ देर और पास करा दें इसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन से, तो आप क्या पाएंगे कि ये अपने कंपोनेंट्स में डीकम्पोज हो जाता है। देखिए टर्म दो हैं, डिसोसिएशन और डीकम्पोजिशन। डिसोसिएशन का मतलब है कि अलग हो जाना, लेकिन पूरी तरह से नहीं। आपने कोई मीडियम प्रोवाइड किया वो अलग हो गए, लेकिन अगर आप उस मीडियम को हटा लें तो वो फिर से आपका मिल करके और पर्टिकुलर कंपाउंड आपको दे दें। लेकिन डीकम्पोज होने का क्या मतलब है कि आपने मीडियम लगाया और मीडियम लगाने के बाद ये अलग हुए, लेकिन अगर आप मीडियम हटा लें उसके बाद भी ये दोनों मिल करके ओरिजिनल कंपाउंड न दें तो ये डीकम्पोजिशन होता है। अपने कंपोनेंट्स में टूट जाना डीकम्पोजिशन है। तो यहाँ HCl का इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या हो जा रहा है, डीकम्पोजिशन हो जा रहा है। ये हाइड्रोजन और क्लोरीन के कंपोनेंट्स में टूट जा रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका क्या यूज है एसिड और बेस को समझने में। आपके पास जो नया कॉन्सेप्ट है वो है इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन थियरी। इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन थियरी। इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन थियरी को दिया था केमिस्ट स्वांटे आर्हीनियस ने। स्वांटे आर्हीनियस ने 1887 में उन्होंने बताया कि जब आप इलेक्ट्रोलाइट्स का एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो अपने पर्टिकुलर कंपोनेंट्स में टूट जाता है और आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के ढेर सारे फीचर्स को प्रोवाइड करता है। इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, लेट वी डिस्कस पॉइंट वाइज वन बाय वन।
स्वॉन्टे आर्हेनियस की इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन थियरी को और क्या कहा जाता है? आयोनिक थियरी। आयोनिक थियरी क्या एक्सप्लेन करती है ये आयोनिक थ्योरी? नंबर वन, जब किसी इलेक्ट्रोलाइट का कोई एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है, कोई इलेक्ट्रोलाइट, सपोज कर लीजिए हमने इलेक्ट्रोलाइट ए बी ले रखा है, अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है तो वो अपने कंपोनेंट्स पॉजिटिव और निगेटिव आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। अपने कंपोनेंट पॉजिटिव और निगेटिव आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। डिसोसिएट होने के बाद जो आपको कंपोनेंट प्रोवाइड होते हैं या जो कंपोनेंट मिलते हैं, इन्हें आप पर्टिकुलरली आयंस कहते हैं। क्या कहते हैं? आयंस। किसी इलेक्ट्रोलाइट का वाटर की प्रेजेंस में अपने आयंस में टूट जाना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन। डिसोसिएशन मींस अलग हो जाना, इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन। इस बेसिस पे आयंस का जनरेट होना, यही कॉन्सेप्ट क्या बनाता है? इसको आयनिक थियरी का रूप देता है। ओके, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। द सेकंड पॉइंट इज, जब आयंस जनरेट होते हैं, जब आयंस जनरेट होते हैं तो आयंस के बनने की जो प्रोसेस होती है, जिस मेथड से आप आयंस को ऑब्टेन करते हैं, वो प्रोसेस क्या कहलाती है? आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन, आयंस के बनने की प्रोसेस आयोनाइजेशन। द थर्ड पॉइंट इज, आयंस जो बनते हैं, आयंस आर ऑफ टू टाइप्स। आयंस आर ऑफ टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड कंपाउंड या कंपोनेंट, पॉजिटिवली चार्ज्ड कंपोनेंट दैट आर कॉल्ड कैटायंस। आयंस दो तरह के होते हैं। जो पॉजिटिवली चार्ज कंपोनेंट होते हैं उनको हम कैटायन कहते हैं, और इसी तरह से जो निगेटिवली चार्ज्ड कंपोनेंट होते हैं इन्हें हम एनायंस कहते हैं। इन्हें हम एनायन कहते हैं। आयन क्या होते हैं? तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि कोई भी चार्ज्ड केमिकल स्पीसीज आयन कहलाती है। कोई भी चार्ज्ड केमिकल स्पीसीज आयन कहलाती है, और इस तरह से आयनाइजेशन में क्या बनते हैं? कैटायन बनते हैं और एनायन बनते हैं। दिस वाज द थर्ड पॉइंट। आर्हेनियस का फोर्थ पॉइंट क्या है कि उनका कहना है कि किसी इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन प्रोसेस में, किसी इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ आयंस होते हैं, दैट इज नंबर ऑफ कैटायंस एंड नंबर ऑफ एनायंस आर ऑलवेज इक्वल। नंबर ऑफ कैटायंस एंड नंबर ऑफ एनायंस आर ऑलवेज इक्वल। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इट इज हैपन्स to keep the solution electrically neutral. The fifth point is, let me discuss, ionization is a reversible process. Ionization क्या है? एक reversible process है। Reversible process means कि कोई केमिकल रिएक्शन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रही है तो आफ्टर ए सर्टेन टाइम वो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी मूव होगी, और इस तरह से जब कोई रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ही डायरेक्शन में मूव होती है तो एक स्टेट ऐसी आती है जहां पे हमको फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट और बैकवर्ड डायरेक्शन की रेट इक्वल मिलती है, जिसे हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल लिया था। मान लीजिए कि अगर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट ए बी है और ये अपने कॉम्पोनेंट ए प्लस और बी माइनस में डिसोसिएट हो रहा है, तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रोलाइट जब डिसोसिएट होगा तो कुछ समय तक, जब तक इसका कॉन्सेंट्रेशन, सपोज कर लीजिए कि ये यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल ए बी के हैं, अगर ये डिसोसिएट होने शुरू होंगे तो पहले 1 डिसोसिएट होगा तो आपको एक कंपोनेंट ए प्लस मिलेगा और एक ही बी माइनस मिलेगा। अगर नेक्स्ट में अगर दूसरा पार्टिकल क्या हो जाए कि जब दूसरा मॉलिक्यूल ए बी का आयोनाइज हो जाए तो फिर से आपको एक ए प्लस मिलेगा और एक बी माइनस मिलेगा। इस तरह की कंडीशन आते आते एक स्टेट ऐसी आएगी कि 5 ए बी के मॉलिक्यूल
बच जाएंगे और आपको 5 A+ मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, A+ आयंस मिल जाएंगे और 5 B- आयंस मिल जाएंगे। तो हम क्या देखेंगे कि जितने मॉलिक्यूल इधर हैं अनडिसोसिएटेड, उतने ही मॉलिक्यूल इधर हैं मगर डिसोसिएटेड। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जो आपका फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट होगी वो बैकवर्ड रिएक्शन की रेट के इक्विवेलेंट हो जाएगी या इक्वल हो जाएगी। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को समझना हो तो आप कैसे समझ सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप कभी भी मार्केट में जाइए, अब तो खैर नहीं आता, लेकिन पुराने जो सिस्टम होते थे तो उसमें हमारे पास एक वेट मशीन, जिसको हम अपनी जनरल लैंग्वेज में तराजू कह सकते हैं, मिलती थी, जिसमें आपका क्या होता था कि वन साइड इधर और वन साइड इधर, आप इधर अपना कुछ वेट प्लेस करिए और इधर आप मेजर कर रहे हैं, तो बीच में आपको एक नीडल दिखती थी जो क्या दिखाती थी कि जब वेट दोनों तरफ इक्वल हो जाता था तो नीडल की पोजीशन बिल्कुल मिड बिटवीन रहती थी। नीडल की पोजीशन बिल्कुल मिड बिटवीन मीन्स कि आपका दोनों साइड जो है वो आपका इक्वल हो गया है। तो यही कंडीशन क्या कहलाती है? इक्विलिब्रियम की कहलाती है। आर्हेनियस का यह कहना था कि आयंस का कॉन्सेंट्रेशन और आयंस के कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो और मॉलिक्यूल के कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो हमेशा एक कांस्टेंट होता है। मींस एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आती है तब क्या होता है? एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, प्रोडक्ट का मतलब कि A+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन इनटू B- आयंस का कॉन्सेंट्रेशन और अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल दैट इज AB का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू देता है। इस कंडीशन को, या जो आपको ये कांस्टेंट मिल रहा है K इज नथिंग बट इट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट। और बिकॉज ऑफ द रीजन कि इलेक्ट्रोलाइट आयंस में टूट रहा है यानी कि आयोनाइजेशन हो रहा है, इसी कांस्टेंट को हम लोग और क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन कांस्टेंट। क्लियर? सो रिवर्जिबल प्रोसेस का जो ये कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर है। द नेक्स्ट पॉइंट इज, स्वांटे आर्हेनियस का कहना है कि आयोनाइजेशन में सारे पार्टिकल्स आयोनाइज नहीं होते, सारे पार्टिकल्स आयोनाइज नहीं होते, कुछ ही पार्टिकल ऐसे हैं जो आयोनाइजेशन जिनका पॉसिबल होता है। तो अगर सारे पार्टिकल आयोनाइज नहीं होते हैं तो क्या होगा कि जो पार्टिकल आयोनाइज होते हैं उनके बेसिस पे हम क्या निकालते हैं? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या कहता है आपसे? ये आपको इंफॉर्मेशन देता है कि टोटल मॉलिक्यूल्स में से कितने मॉलिक्यूल्स क्या हो गए हैं? आयोनाइज हो गए हैं। कैसे निकालेंगे हम लोग? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन आपको प्रोवाइड करता है नॉलेज कि कितना आयोनाइजेशन आपका पॉसिबल हुआ है। इस तरह से अगर हम आगे बढ़ें तो अगले पॉइंट में हम ये देख सकते हैं कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन का हम परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, बिकॉज आयोनाइजेशन एक प्रोसेस है जो कि कंप्लीटली नहीं हो पाती है। मीडियम में वेरियस फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं जिनकी वजह से आयोनाइजेशन की जो रेट होती है वो आपका अफेक्टेड होती है। कैसे होती है अभी हम लोग देखेंगे, बट इससे पहले आयोनाइजेशन परसेंटेज, what is ionization percentage? Ionization percentage is simply degree of ionization, degree of ionization into 100। मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और ये जो कॉन्सेप्ट हैं इनको फॉलो करिएगा। थोड़ा मैं शॉर्ट में लिख देता हूं लेकिन मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, आप इसको कवर कर लीजिएगा। आयोनाइजेशन परसेंटेज इज इक्वल टू डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इनटू 100। फॉर एग्जांपल के लिए अब यहां पर आपको एक एग्जांपल मैं आपका सॉल्व करा देता हूं। सपोज करिए कि आपके पास 10 मॉलिक्यूल्स हैं, आपके पास 10 मॉलिक्यूल्स हैं इलेक्ट्रोलाइट के
और आप लेकर चले हैं जिनमें से सिर्फ एक मॉलिक्यूल आयनाइज हुआ है, जिनमें से एक मॉलिक्यूल आयनाइज हुआ है, तो आप डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इज इक्वल टू 1/10, दैट इज 0.1। ओके, तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कितना है? 0.1। अगर आप डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का परसेंटेज निकालेंगे, दैट इज आयनाइजेशन परसेंटेज, तो क्या होगा? 0.1 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 10%। तो आयनाइजेशन कितना हुआ आपका टोटल? 10%। दिस इज द मेजर कॉन्सेप्ट, द 8th point of Svante Arrhenius, and this is the last point also। Svante Arrhenius का कहना था कि आयनाइजेशन की जो रेट होती है वो आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के लिए नेसेसरी होती है। जितना ज्यादा आपका आयनाइजेशन होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस उस इलेक्ट्रोलाइट का पर्टिकुलरली क्या होगा? उतना बेटर होगा। ओके, सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस of electrolyte is directly proportional to degree of ionization of electrolyte molecule। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो होता है वो आयनाइजेशन की डिग्री पर, वैल्यू पर क्या करता है? डिपेंड करता है। सो इन पॉइंट्स में स्वांटे आर्हेनियस ने इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन थियरी के थ्रू आपको इलेक्ट्रोलाइट्स और उनका एक मीडियम में आयनाइजेशन और उससे पर्टिकुलरली क्या इफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, ये एक्सप्लेन किया है। द नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ आयनाइजेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ आयनाइजेशन। कौन से फैक्टर आयनाइजेशन की रेट को अफेक्ट करते हैं? नंबर 1, सबसे पहले नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कैसा है? ठीक, तो मैं आपको यहां बता दूं कि इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। द फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एंड द सेकेंड वन इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। फ्रेंड्स, आप कैसे समझेंगे कि स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स इन सिंपल वर्ड्स ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो क्या है? एक्वस सॉल्यूशन बनाने पर बहुत ही जल्दी अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लीजिए या नाइट्रिक एसिड ले लीजिए, मोर ओवर अगर आप सोडियम एसिटेट ले लीजिए, CH3COO- Na+, और बहुत सारे हैं, ये सारे कंपाउंड क्या करते हैं? आपका बहुत ही तेजी से एक्वस मीडियम में रखने पर अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, इसलिए इनको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जबकि कुछ ऐसे भी सब्सटेंस हैं जो वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो आप सिंपली रख लीजिए NH4OH, HCN या CH3COOH, ये पर्टिकुलर सब्सटेंस क्या है? आपका एक्वस सॉल्यूशन में रखने पर स्लो रेट से आयनाइज होते हैं, इसलिए हम इनको वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो आयनाइजेशन की रेट फास्टर होगी, और वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो आयनाइजेशन की रेट स्लोअर होगी। रेट का मतलब यहाँ स्पीड से, कितनी तेजी से वो अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का नेचर भी काफी हद तक आयनाइजेशन को अफेक्ट करता है, बट फॉर योर बेस्ट ऑफ योर नॉलेज मैं आपको बता दूं कि वाटर मॉलिक्यूल्स में आयनाइजेशन की रेट और दूसरे सॉल्वेंट्स के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा अच्छी होती है। और अगर हम कुछ और चीजों को कंपैरिजन करके चलें तो हम तीसरे पॉइंट्स में क्या लिख सकते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, किसी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो आयोनाइजेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा किसी सॉल्यूशन में, उसका आयोनाइजेशन उतना ही स्लो होगा। इस तरह से अगर हम देखें
तो सॉल्यूशन हमारे पास दो तरह के होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होते हैं, जिनमें सॉल्वेंट की अमाउंट ज्यादा होती है, सॉल्यूट की अमाउंट कम होती है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में आयनाइजेशन की रेट फास्टर होती है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है आपका आयनाइजेशन की रेट को। तो फ्रेंड्स जान लीजिए कि टेम्परेचर जो होता है वो आयनाइजेशन की इफेक्ट को आयनाइजेशन को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ आयनाइजेशन भी उतना ही ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप कोई शुगर सॉल्यूशन बना रहे हैं और आप शुगर डिजोल्व करते जाइए, ठीक, तो इनिशियली शुरू में तो सारा शुगर मॉलिक्यूल जो होगा वो वाटर में डिजोल्व हो जाएगा, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी कि शुगर के जो मॉलिक्यूल हैं या शुगर के जो क्रिस्टल हैं वो वाटर में डिजोल्व होना बंद हो जाएंगे। तो आप उसको हीट कर दीजिए, हीट करने के बाद क्या होगा, वो आसानी से डिजोल्व हो जाएंगे। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है जिससे आप कह सकते हैं कि टेम्परेचर जो होता है वो आयनाइजेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मींस ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है। बट आप इसको कभी फॉलो मत करिएगा क्योंकि शुगर के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो आयनाइज नहीं होते हैं। इट इज ओनली फॉर अ एग्जाम्पल, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर था। ओके, सो द लास्ट पॉइंट इज कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट भी आयनाइजेशन की रेट को बहुत हद तक प्रभावित करता है। कैसे, या कॉमन आयन इफेक्ट क्या है मैं आपको बता देता हूं कि जब कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, ठीक, किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दीजिए जो कि वही आयंस प्रोवाइड करता है जो हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयनाइजेशन से मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम एग्जाम्पल कंसीडर कर लें NaOH का और NH4OH का, हम क्या देखते हैं, जो है ये कंपोनेंट है आपका या कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जब ये आयोनाइज होता है तो ये आपको देता है अमोनियम आयंस प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है, हम इसे एक वीक बेस भी कह सकते हैं। ओके, तो ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट इनके आयनाइजेशन की रेट स्लो होगी। अगर आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन में अगर आप एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NaOH को ऐड कर दें तो NaOH भी आयोनाइज होकर के आपको क्या देगा, Na प्लस और OH माइनस आयन। बट ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो सॉल्यूशन में ये प्रेजेंट है, ये आयनाइज होकर के OH माइनस आयन देगा। अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देंगे तो इसकी आयनाइजेशन की रेट NH4OH की आयनाइजेशन की रेट से ज्यादा होगी और ये आपको पहले OH माइनस आयन प्रोवाइड कर देगा। NaOH से निकलने वाले OH माइनस आयन NH4OH से निकलने वाले OH माइनस आयंस के आयनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं, मींस ये इन OH माइनस आयंस के आयनाइजेशन को सप्रेस कर देंगे, दबा देंगे। तो ये इसने क्या दिया आपको, OH माइनस आयन, इसने भी आपको क्या प्रोवाइड किया, OH माइनस आयन। तो जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयन कॉमन हो जाता है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कॉमन आयन क्या कर दे, वीक इलेक्ट्रोलाइट के कॉमन आयन के आयनाइजेशन को सप्रेस कर दे, इस इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं गाइस, कॉमन आयन इफेक्ट। सो दीज आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द रेट ऑफ आयनाइजेशन। इन नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि एसिड्स और बेसिस, वो हमारे आर्हेनियस एसिड्स हैं या लोरी ब्रोंस्टेड एसिड्स हैं या लेविस एसिड्स हैं, किस तरह से अफेक्ट करते हैं। एल्कली क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, एल्कली और बेस में क्या डिफरेंस होता है, हम किस तरह से इनका डिटेक्शन कर सकते हैं, इन सारी बातों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप इसमें जो मेरे नोट्स हैं वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रोवाइड आपको हो जाएंगे और आप उनमें पर्टिकुलरली किसी टॉपिक पे डिस्कशन भी कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द डे।